Hello everyone, welcome back to our new video Cold War Part 8. My name is Harsh Singh. I am a student of Shivaji College, University of Delhi of 3rd year 6th semester of BA program with subject combination History and Political Science. This video is actually the continuation of our previous video, which is Cold War Part 7, in which we discussed about the Afghanistan crisis and Detent 2. In this video we will be discussing about the end of the Cold War. We will be discussing about every those point which led to the end of the Cold War. So without any further delay, let's start the video. वेलकम बैक एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था, उन्हीं पॉइंट्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वो हमारे पॉइंट्स जो हैं वो ख़त्म हुए थे, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर पे हम रुके थे। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर को आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर में क्या ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस रहे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से कोल्ड वॉर का एंड हमें देखने को मिला। उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो पहला पॉइंट हम देख सकते हैं, द कोल्ड वॉर वॉज इट वॉज हैड बिगन एट ए टाइम व्हेन द अलाइज इंक्लूडिंग द यूएस एंड यूएसएसआर हैड सक्सेसफुली डिफीटेड नाजी जर्मनी एंड हर एक्सेस पार्टनर्स। यानी कि ये बात हमें पता है कि कोल्ड वॉर तब शुरू हुआ था जब हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे चल रहा था। वर्ल्ड वॉर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उस टाइम पे जब अलाइज पावर्स जो थे, इंक्लूडिंग जिसमें यूएस और यूएसएसआर भी थे, उन्होंने सक्सेसफुली जो नाजी जर्मनी और उसके जो एक्सेस पार्टनर्स थे उनको हरा दिया था। यानी कि जापान, इटली, इनको हरा दिया गया था। जो वर्ल्ड था इट एक्सपेक्टेड, यानी कि दुनिया जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी एक लास्टिंग फ्रेंडशिप देखने को मिलेगी अमंग जो विक्टर्स हैं उनके बीच में। व्हेन द स्प्लिट एंड फॉर्म्ड टू होस्टाइल कैंप्स। तो उस टाइम पे क्या देखने को मिला कि दोनों ही जो विक्टर्स हैं, यानी कि यूएसए और यूएसआर, वो स्प्लिट हो जाते हैं, एक दूसरे से फ्रेंडशिप नहीं चलती और दो हॉस्टाइल कैंप्स जो हैं वो बन जाते हैं दुनिया में। द कोल्ड वॉर एंडेड इन 1990 में हमें कोल्ड वॉर का एंड देखने को मिलता है एट ए टाइम when the common man had come to live with it, and it was expected that despite ups and downs and detent, the East-West conflict would become permanent। यानी कि कोल्ड वॉर एक ऐसी तरीके से एंड हुआ, कोल्ड वॉर का ऐसे एंड हो जाना, 1990 में ख़त्म हो जाना, ये एक ऐसी घटना थी, ये ऐसी घटना थी उस टाइम पे जो आम आदमी था, जो कॉमन मैन था, वो इस बात पे भरोसा करने लग गया था कि हाँ, ये जो घटनाएं हैं, ये जो कोल्ड वॉर जो इतने लंबे समय से चला आ रहा है, चाहे वो कितने भी अप्स हैं, कितने भी कोल्ड वॉर में डाउन्स देखने को मिले, चाहे डेट एंड का कोई भी कितना भी पीरियड आ जाए, जो ईस्ट वेस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता था, चलता है और आगे भी चलता रहेगा। इट वुड बिकम परमानेंट। ये परमानेंट हो जाएगा। लोगों को ऐसा लग रहा था और लोगों ने इसके साथ जीने की आदत बना ही ली थी, बट ऐसा नहीं होता। वो 1990 में एंड हो जाता है कोल्ड वॉर। व्हेन द कोल्ड वॉर वाज सडनली एंडेड, कोल्ड वॉर जब अचानक से एंड हुआ, जो वेस्टर्न ब्लॉक था इट हैड नॉट एक्सपेक्टेड विक्ट्री एंड द ईस्टर्न ब्लॉक वाज स्टिल ड्रीमिंग ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। यानी कि वेस्टर्न ब्लॉक जो था उस टाइम पे जब कोल्ड वॉर एंड हुआ, उसने अपनी विक्ट्री को एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि दोनों ही जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्टेट्स थे, यूएसए और यूएसएसआर। बट अपनी विक्ट्री को एक्सपेक्ट नहीं किया था वेस्टर्न ब्लॉक ने, यूएस ने अपनी विक्ट्री को एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जो ईस्टर्न ब्लॉक था, क्योंकि वो हार चुका था, वो अभी भी कैपिटलिज्म की सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में सपने ही देख रहा था कि अपने आप ही कैपिटलिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर केम अंडर द एजेस ऑफ टू रादर इम्प्रोबेबल कोलैबोरेटर्स, रोनाल्ड रीगन एंड मिखाइल गोर्बाचेव। इन दोनों के साथ में आने की वजह से ही जो हमें कोल्ड वॉर है उसका एक तरीके से एंड देखने को मिलता है। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, ही हैज़ बीन इलेक्टेड टू रीअफर्म द ट्रेडिशनल वैराइटीज ऑफ अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू कंटेन कम्युनिज्म, नॉट टू डिफीट इट। उनसे ये चीज़, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही थी कि वो कम्युनिज्म को कंटेन करना जारी रखें, ना कि उसे हराएं। ये एक्सपेक्ट किया जाने लगा था उनसे। ही रिप्रेजेंटेड द राइट इन द यूएस सोसाइटी। गोर्बाचेव वॉज डिटरमाइंड टू री इन्वगरेट what he considered a superior Soviet ideology. Reagan and Gorbachev both believed in the ultimate victory of their side। यानी कि कोल्ड वॉर जो था उस टाइम पे जब ये सारी घटनाएं हो रही थी कोल्ड वॉर की, इतना ज़्यादा पॉलिटिकल क्लाइमेट टेंस हो चुका था। दोनों ही जो सुपर पावर्स थी, यूएसए और यूएसएसआर, दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी साइड को सोच रही थी कि हमारी ही साइड जो है इस कोल्ड वॉर में अल्टीमेटली विक्ट्री हमारी साइड को ही देखने को मिलेगी। हेनरी किसिंगर जो है वो कंपेयर करते हैं दोनों ही व्यक्तियों को और कंक्लूड करते हैं दैट व्हाइल रीगन अंडरस्टूड द मेन स्प्रिंग्स ऑफ हिज सोसाइटी, whereas Gorbachev had completely lost touch with his society।
वो कंपेयर करते हुए बताते हैं कि रीगन जो थे, यानी कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो अपनी सोसाइटी के मेन स्ट्रेंथ से कनेक्टेड थे, वो अपनी सोसाइटी से कनेक्टेड थे, लोगों से कनेक्टेड थे, इंपॉर्टेंट पहलुओं से कनेक्टेड थे। वेयर एज जो गोर्बाचेव थे, उन्होंने अपनी सोसाइटी पे कम्प्लीटली अपना जो टच था उसे लॉस्ट कर दिया था, अपना टच खो दिया था। बट जो ट्रबल जो था, इट वॉज इरप्टेड व्हेन गोर्बाचेव कुड नॉट फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ ए फ्री एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन। लेकिन वो ये कहते हैं हेनरी किसिंगर कि प्रॉब्लम जो है वो तब हमें देखने को मिलती है जब गोर्बाचेव जो है, उनका जो सपना था कि वो एक फ्री और डेमोक्रेटिक सिस्टम लेके आएंगे, जो सोवियत यूनियन जो अब डिसइंटीग्रेट हो चुका था उसके अंदर वो फॉर्मर फ्री और डेमोक्रेटिक सिस्टम लेके आएंगे। वो सपना जब उनका पूरा नहीं हुआ, प्रॉब्लम जो है वो तब से शुरू हो गई। ही precipitated द डिमाइज ऑफ द सिस्टम ही रिप्रेजेंटेड बाय डिमांडिंग रिफॉर्म ऑफ विच इट प्रूव्ड इनकेपेबल। यानी कि जो वो डिमांड्स की जो चीज़ें लेके आए थे कि हाँ ये सारी चीज़ें हम करेंगे, उनका ये सपना था कि एक फ्री और डेमोक्रेटिक सिस्टम लेके आएंगे, वो चीज़ें जो हैं वो पूरी नहीं हो पाया, उनका वो सपना पूरा नहीं हो पाया, एंड इट प्रूव्ड इनकेपेबल। एट द टाइम व्हेन रीगन हैड बिगन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जब वो समय था 1981 में, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट रीगन ने हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो था 1981 में उसको शुरू किया था, अमेरिकन प्रेस्टीज वाज गोइंग डाउन रैपिडली। उस टाइम पर अमेरिकन जो प्रेस्टीज थी, जो इज्जत थी, अमेरिकन इज्जत, अमेरिकन वैल्यूज, प्रेस्टीज जो थी वो इंटरनेशनली लगातार गिरती जा रही थी। अमेरिका हैड फेल्ड इन वियतनाम, वियतनाम वॉर जैसे कि मैंने उस टाइम पे बताया था स्टार्ट हो चुका था कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ही। और उस टाइम पे क्या हो रहा था, वियतनाम वॉर के अंदर जो है अमेरिका वो लॉस्ट कर दिया, वो फेल हो गया था, और एंगोला से भी उसे वापस लौटना पड़ा था अमेरिका को। जो सोवियत यूनियन था, बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्ज ऑफ एक्सपेंशन हैड मैनेज टू स्प्रेड क्यूबन मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम एंगोला टू इथियोपिया। यानी कि उस टाइम पे जो सोवियत यूनियन था उसने अपनी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्ज की मदद से, अपने एक्सपेंशन की मदद से, किसी तरीके से मैनेज करते हुए उसने अपना जो क्यूबन मिलिट्री फोर्सेस था उसको एंगोला से इथियोपिया तक वो क्या कहते हैं स्प्रेड कर लिया पूरा, in tandem with thousands of Soviet combat advisors। तो thousands of Soviet combat advisors के जरिए उसने ये चीज़ें अपनी करके दिखाई। अफगानिस्तान had been occupied by over 90,000 Soviet troops। यानी कि अफगानिस्तान को जो है कैप्चर जब रशिया ने कर लिया था, सोवियत रशिया ने जब कर लिया था, तो वो 90,000 सोवियत ट्रूप्स के द्वारा उसे ऑक्यूपाई कर लिया गया था। द प्रो वेस्ट ईरानियन गवर्नमेंट ऑफ द शाह हैड कोलैप्स। जो प्रो वेस्ट ईरानियन गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स कर गई थी शाह की, एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय रेडिकली एंटी अमेरिकन इस्लामिक रिजीम। और उसको रिप्लेस कर दिया गया था बहुत ही एक रेडिकल एंटी इस्लामिक, एंटी अमेरिकन इस्लामिक रिजीम के द्वारा उसे रिप्लेस कर दिया गया था, विच सीज्ड 52 अमेरिकन, जिसने 52 अमेरिकन को सीज कर लिया था, होस्टेज बना लिया था इन द यूएस एम्बेसी में तेहरान में। एट दैट मोमेंट, उस टाइम पे क्या हुआ, एट दैट मोमेंट ऑफ यूएस वीकनेस विच सॉ डिफीट ऑफ सिटिंग प्रेसिडेंट कार्टर। उस टाइम पे यूएस की हमें वीकनेस देखने को मिली थी, जो कि एक तरीके से यूएस प्रेसिडेंट कार्टर की हार के तौर पे भी देखा जा रहा था। कम्युनिज्म वाज ऑल रेडी टू हिट हार्ड, एंड इट अपीयर्ड दैट कम्युनिस्ट मोमेंटम माइट स्वीप ऑल बिफोर इट। और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हाँ कम्युनिज्म जो है अब वो पूरी तरीके से तैयार है अपने पूरे जोर के साथ अफगानिस्तान में एंट्री के लिए। और लेकिन ये चीज़ हमें एक तरीके से एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो रहा था कम्युनिज़्म का, क्योंकि उस टाइम पे यूएस जो प्रेसिडेंट कार्टर थे उनकी एक तरीके से हार ही देखने को मिल रही थी, जबकि उस टाइम पे 52 जो अमेरिकन लोग थे उनको यूएस एम्बेसी के अंदर ही, ऑफिसर्स भी थे उसमें, उनको होस्टेज बना लिया गया था। गोर्बाचेव जो हैं लेकिन वो रिफॉर्म्स करते हैं। कैसे? जो गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स हैं वो उन्हीं को मिसफायर कर जाते हैं, एंड ऑल हिज गुड इंटेंशंस प्रूव फ्यूटाइल। उनकी जितने भी, मैंने जैसे कि पहले भी कहा था, उनके जो सपने थे वो फ्री और डेमोक्रेटिक सिस्टम के फॉर्मर सोवियत यूनियन में, वो उनका सपना पूरा नहीं हो पाया और सब चीज़ें गड़बड़ हो गई, और उनका ये जो ड्रीम था गोर्बाचेव का रिफॉर्म का, ये मिसफायर हो गया, और जितनी भी उनकी गुड इंटेंशंस थी वो फ्यूटाइल प्रूव हुई, वेन में चली गई, वेग प्रूव हुई। द एंटायर ईस्टर्न ब्लॉक कोलैप्स। जितना भी पूरा ईस्टर्न ब्लॉक था यूएसएसआर का वो कोलैप्स कर गया, लाइक ए पैक ऑफ कार्ड्स, यानी कि ताश के घर की तरह पूरा ईस्टर्न साइड जो था वो कोलैप्स कर गया। एज द सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड इन 1991, क्योंकि हमें 1991 में खुद सोवियत यूनियन का भी डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला। सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड और फॉल ऑफ बर्लिन वॉल एंड रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। हो सकता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके बारे में डिस्कस करूँ। नो वर्ल्ड पावर हैड एवर डिसइंटीग्रेटेड सो टोटली और सो रैपिडली विदाउट लूजिंग ए वॉर। कोई भी दुनिया की महाशक्ति जो है वो ऐसे अचानक
से नहीं टूट के एकदम टोटली डिसइंटीग्रेट हो गई है, ऐसा नहीं हुआ था कभी भी। और इतनी फास्टली कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेट हो जाना, वो भी ऐसा देखने को अब तक नहीं मिला था। हेनरी किसिंगर, उनकी जो फेमस वर्क है, इसको मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है, डिप्लोमेसी, उनका एक फेमस वर्क है, इसको याद रखिएगा। हेनरी किसिंगर के उनके फेमस वर्क डिप्लोमेसी में उन्होंने डिस्क्राइब किया रीगन को एज ए प्रेसिडेंट हु हार्डली हैड एनी नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। जिनको प्रेसिडेंट रीगन को उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्हें हिस्ट्री की बहुत ही मुश्किल से ही कोई नॉलेज होगी हिस्ट्री की, एंड दैट डेस्टिनी हेल्प्ड हिम टू विन द कोल्ड वॉर। और बस किस्मत ने ही उनको कोल्ड वॉर को जीतने में हेल्प किया था, वरना हिस्ट्री की उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी। द डिटेल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी बोर्ड रीगन, he had absorbed a few basic ideas about the dangers of appeasement, the evils of communism. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। He had absorbed a few basic ideas about the dangers of appeasement, the evils of communism, and the greatness of his own country, but analysis of substantive issue was not his forte। यानी कि एक substantive issue के analyzation का काम जो था वो उनके बस का नहीं था। ये यहाँ पर एक बड़ी स्टेटमेंट देकर हेनरी किसिंगर जो हैं वो बताते हैं। किसिंगर जो है वो पे करते हैं ट्रिब्यूट उनकी स्पीच को, राइटर्स की स्पीच को। रीगन है, बताते हैं कि रीगन की एक विश थी, जो यूएस प्रेसिडेंट थे रीगन थे, उनकी एक विश थी। रीगन हैड ए विश टू टेक गोर्बाचेव ऑन ए टूर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उनकी एक विश थी कि मतलब वो गोर्बाचेव को यूनाइटेड स्टेट्स के टूर पर लेके आएंगे, सो दैट ही कुड सी हाउ पीपल वर हैप्पी इन कैपिटलिस्ट सिस्टम, ताकि वो उन्हें दिखा सकें, समझा सकें कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में लोग कितने ज़्यादा खुश हैं। द वर्कर्स वुड टेल हिम हाउ वंडरफुल इट वॉज टू लिव इन अमेरिका, ताकि वहाँ जो अमेरिका के जो वर्कर्स हैं वो तक जो है ये बता सकें, जो गोर्बाचेव हैं उनको ये बता सकें कि हाँ, कैपिटलिस्ट सिस्टम में रहकर वो कितने खुश हैं, वो अमेरिका में रहकर कितने खुश हैं, वर्कर्स तक कितने खुश हैं। रीगन बिलीव दैट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सी दैट गोर्बाचेव रिकॉग्नाइज्ड दैट कम्युनिस्ट फिलोसफी वॉज इन एरर। रीगन जो है वो ये बिलीव करते थे कि जो गोर्बाचेव, ये उनकी ड्यूटी है कि गोर्बाचेव ये रिकॉग्नाइज कर सकें, गोर्बाचेव ये समझ सकें कि जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी है वो टोटली खुद में ही एक एरर है, वो एक एरर है, वो नहीं एग्जिस्ट करती है, वो ये इस चीज़ को समझ सकें। ये रीगन समझते थे कि ये उनकी ड्यूटी है उन्हें समझाना। रीगन हैड ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ फ्रीइंग द वर्ल्ड फ्रॉम द फियर ऑफ न्यूक्लियर वॉर। रीगन का एक और सपना था कि वो वर्ल्ड को न्यूक्लियर वॉर के खतरे से जो है वो उसे बचा लें, दूर कर दें वर्ल्ड को। जो एक न्यूक्लियर वॉर का जो एक खतरा, एक फियर, एक डर बना रहता है, उससे भी फ्री कर दें। ही उन्होंने और गोर्बाचेव ने, ही एंड गोर्बाचेव वर्कड हार्ड। इसके लिए उन्होंने काफ़ी, दोनों ही राष्ट्रपतियों ने काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत की इस चीज़ के लिए। उन्होंने 4 समिट लेवल की मीटिंग्स भी की 4 साल के अंदर ही, और फाइनली कंक्लूड किया अ ट्रीटी टू डिस्ट्रॉय सर्टेन टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट लेवल बैलिस्टिक मिसाइल्स। यानी कि उस ट्रीटी के अंदर उन्होंने कुछ टाइप की जो इंटरमीडिएट लेवल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का उन्होंने कंक्लूजन भी लिया इस ट्रीटी के अंदर। एट वन स्टेज एट रेजविक आइसलैंड में 1986 में जो दोनों के दोनों लीडर्स थे, दे एग्रीड टू रिड्यूस ऑल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस बाय 50%। यानी कि जितने भी उनके स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं उसको 50% तक कम कर देने के लिए वो दोनों ही लीडर्स जो हैं वो अग्री हुए। और विद इन 5 ईयर्स एंड ये चीज़ें उन्होंने डिसाइड किया था कि वो 5 साल के अंदर ही अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं उनको 50% तक कम कर देंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। यानी कि जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं 10 ईयर्स के अंदर उनको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। दोनों ही राष्ट्रपतियों ने इस चीज़ को देखा था, समझा था और इस चीज़ के लिए हामी भरी थी। रीगन हैड ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड द सोवियत ऑफर टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स ऑल टुगेदर। रीगन ने ऑलमोस्ट, जिसे कहते हैं, एक्सेप्ट कर ही लिया था कि वो सोवियत यूनियन ने जो उनको ऑफर दिया था, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उन्होंने कैसे स्टेप बाय स्टेप एक पूरा टाइम टेबल प्रोवाइड किया था गोर्बाचेव ने, तो उस चीज़ को ऑलमोस्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर ही लिया था कि न्यूक्लियर वेपन्स के एबॉलिशन को हम कैसे करेंगे। बट वॉट वुड हैपन इफ अदर न्यूक्लियर पावर्स डिड नॉट गो अलॉन्ग। बट ये चीज़ उनके समझ में आई कि ऐसा तो मतलब क्या होगा अगर हम दोनों तो जो हैं अपने न्यूक्लियर पावर्स को ख़त्म कर देंगे, बट अदर न्यूक्लियर पावर जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे साथ इस ट्रीटी में नहीं आती। द रिजविक डील फेल्ड, और इसी वजह से ये जो डील थी ये फेल हुई, जो आइसलैंड में हुई थी एट द लास्ट मोमेंट, और लास्ट मोमेंट पे आकर ये डील फेल हो गई। इस आइडिया के क्लिक करते ही ये डील जो है वो फेल हो गई। फाइनली ये अग्री हुआ 1987 में टू डिस्ट्रॉय सोवियत एंड अमेरिकन इंटरमीडिएट एंड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। यानी कि 1987 में फिर भी ये
अग्री किया दोनों ने कि हम कुछ हद तक जो हमारे जो सोवियत और अमेरिका की जो इंटरमीडिएट और मीडियम रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर ही देंगे। दिस पेव्ड द फॉर वे फॉर एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू सुपर पावर्स। इस चीज़ ने दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक जो रास्ता था उसे क्रिएट कर दिया था। दोनों में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही थी, विच इन टर्न कंट्रीब्यूटेड टू द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जिसकी वजह से हमें कोल्ड वॉर के एंड के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि इसने कंट्रीब्यूशन का काम किया। मिखाइल गोर्बाचेव जो हैं उन्होंने एन्जॉय किया एक अनप्रेसिडेंटेड पावर और प्रेस्टीज पूरे सोवियत यूनियन के ऊपर, येट ही वाज डेस्टाइन्ड टू प्रिसाइड ओवर द डिमाइस ऑफ द एम्पायर बिल्ट विथ सो मच ब्लड एंड ट्रेजर। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान से देखें तो गोर्बाचेव जो थे यहाँ पर उन्हें एक मतलब पावर, एक अच्छी खासी पावर प्रेस्टीज जो थी सोवियत यूनियन के कंट्रोल की उन्हें मिली थी। बट उनकी डेस्टिनी में शायद ये चीज़ लिखी हुई थी कि उन्हें जो है उस जो डिमाइस होगा इतनी बड़े एम्पायर का, जो कि इतने सालों से ज़ारिस्ट रशिया से लेके उससे भी पहले से लेके जो चली आ रही थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था, ट्रेजर इतना खर्च हुआ था, उस चीज़ के साथ ही ये जो है उन्हें डिमाइस देखने को मिलेगा, ये भी शायद उनके डेस्टिनी में ये था। व्हेन ही अज्यूम्ड ऑफिस इन 1985, जब उन्होंने 1985 में अपना ऑफिस संभाला था। गोर्बाचेव वाज द लीडर ऑफ ए न्यूक्लियर सुपर पावर। वो एक न्यूक्लियर सुपर पावर के लीडर थे विच वाज इन ए स्टेट ऑफ इकोनॉमिक डिके, जो कि जिसकी इकोनॉमी जो थी वो लगातार, वो एक ऐसी न्यूक्लियर पावर स्टेट के मतलब राष्ट्रपति बन चुके थे जो कि जिसकी इकोनॉमी जो थी वो लगातार खत्म होती जा रही थी, टूटती जा रही थी। When he lost power in 1991, जब उन्होंने अपनी पावर को 1991 में खो दिया, the Soviet army had thrown its support behind his rival Boris Yeltsin। और जो सोवियत आर्मी थी उसने 1991 में उन्होंने अपना जो पावर था उसे खो दिया था और सोवियत आर्मी ने अपना सपोर्ट जो है जो उनके राइवल थे बोरिस येल्टसिन उसको दे दिया था। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको डिक्लेयर कर दिया गया था इलीगल, और जो एम्पायर था विच हैड बीन असेंबल्ड आफ्टर सो मच ऑफ ब्लडशेड, जिसको इतने सालों से इतने दशकों से ब्लड शेड के ज़रिए इकट्ठा करके रखा गया था, इतना खून खराबा हुआ था, उसके बाद उसे जोड़ के रखा गया था हर रशियन के रूलर के द्वारा। सिंस अगर पीटर द ग्रेट के टाइम से अगर हम बात करें, वो अब डिसइंटीग्रेट हो चुका था। गोर्बाचेव लेड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवॉल्यूशंस। उन्होंने एक सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस जो थे उन्हें चलाया था, अपने समय के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन को चलाया था। ही डिस्ट्रॉयड द कम्युनिस्ट पार्टी। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, विच हैड कंट्रोल्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोवियत लाइफ, जो कि अब तक सोवियत यूनियन में हर एस्पेक्ट जो होता है एक लाइफ का उसे अब तक कंट्रोल करती आ रही थी। द कंट्री डिसइंटीग्रेटेड एंड गोर्बाचेव वाज ब्लेम्ड फॉर द डिबैकल ऑफ हिज रिफॉर्म्स ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। ये जो कंट्री थी अब यूएसएसआर वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी। खाली रशिया जो था वो एक बड़े चंक ऑफ कंट्री के तौर पे, वर्ल्ड की बिगेस्ट कंट्री के तौर पे रह गया था, और गोर्बाचेव थे जो थे उन्हें उनकी जो पॉलिसीज़ थी उनके लिए ब्लेम कर दिया गया था, जो कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका थी। उन्होंने ये दो पॉलिसीज़ दी थी जिनके तहत वो बताना चाहते थे कि फ्री और डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो हम लेके आएंगे, बट वो बैकफायर कर गई उन्हीं के लिए। डिस्पाइट द अल्टीमेट डिबैकल, गोर्बाचेव डिजर्व्स क्रेडिट फॉर बीइंग विलिंग टू फेस द सोवियत यूनियंस डायलेमा। इतना डिबैकल झेलने के बाद गोर्बाचेव जो हैं वो फिर भी अगर हम कहें कि उन्हें ये क्रेडिट मिलना ही चाहिए कि उन्होंने सोवियत यूनियन के डायलेमा को झेलने के लिए हामी भरी वो आगे आए। उन्हें कुछ हद तक ये उन्हें पता ही था कि हाँ आगे चल के ऐसा कुछ हो सकता है। ही न्यू दैट इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द सोवियत यूनियन टू रीच ए लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्हें इस चीज़ का पहले से पता था कि ये सोवियत यूनियन के लिए बहुत ही एक लंबा समय लगेगा, क्योंकि जो सोवियत इकोनॉमी थी वो अपने डिके की तरफ चल रही थी। तो उन्हें पता था कि काफ़ी लंबा समय लगने वाला है सोवियत यूनियन को एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लेवल तक पहुंचने के लिए, दैट कुड इवन रिमोटली बी रिगार्डेड कम्पिटिटिव विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, जिसको बहुत ही जो कि बहुत ही मुश्किल से कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के बराबर में आ पाती, ये चीज़ उन्हें पता था। सो ही ट्राइड टू गेन टाइम। उन्होंने समय पाने की कोशिश की थोड़ी सी, एंड अटेम्प्टेड ए मेजर रीअसेसमेंट ऑफ सोवियत फॉरेन पॉलिसी, और उन्होंने बहुत ही बड़ा एक रीअसेसमेंट किया दोबारा से फॉरेन पॉलिसी का। ही वर्कड हार्ड टू रीच अग्रीमेंट विद अमेरिका इन न्यूक्लियर मिसाइल्स। बहुत ही उन्होंने कड़ी मेहनत की न्यूक्लियर मिसाइल्स से, जो जितनी भी रिलेटेड उन्होंने डील्स की थी उनके डिसआर्मामेंट से लेके डिस्ट्रक्शन से लेके बहुत ही मुश्किल से उन्होंने वो डील्स को किया था। और कोल्ड वॉर को एंड करने के लिए भी दोनों ने बहुत ही मेहनत की थी। गोर्बाचेव ने भी स्पेशली बहुत मेहनत की थी और वो सक्सेड भी रहे थे। जो यूनाइटेड स्टेट्स था इट वाज डिटरमाइंड, यूनाइटेड स्टेट्स वाज डिटरमाइंड सिंस 1947 टू कंटेन कम्युनिज्म। 1947 से ही जो यूनाइटेड स्टेट्स था वो एकदम डिटरमाइंड हो रखा था कि वो कम्युनिज्म को रोकेगी ही रोकेगी। शी हाउएवर डिड नॉट नो
that she would be able to defeat communism in the country of its origin। हालांकि अमेरिका को ये बात खुद को ही नहीं पता थी कि वो रोक सकेगी कम्युनिज्म को, खुद जहाँ पे वो जिस कंट्री में कम्युनिज्म पैदा हुआ उसी कंट्री में जो अमेरिका है उसे रोक सकेगा, उसे ये चीज़ पता ही नहीं थी। किसिंगर जो है वो पे करते हैं यूनिक ट्रिब्यूट जॉर्ज कैनन को, वो एक यूनिक ट्रिब्यूट पे करते हैं, जो कि यूएस एम्बेसडर थे मॉस्को में 1947 में, उनको यूनिक ट्रिब्यूट पे करते हैं। वो कहते हैं द एंडिंग ऑफ द कोल्ड वॉर वॉज मच एज जॉर्ज कैनन हैड फोरसीन इन 1947। जो सोवियत सिस्टम था उसको ज़रूरत थी एक तरीके से, सोवियत सिस्टम हैड नीडेड अ परमानेंट आउटसाइड एनिमी टू सस्टेन इटसेल्फ। सोवियत यूनियन को एक परमानेंट एनिमी की ज़रूरत थी बाहर अपने आप को सस्टेन करने के लिए लगातार। यानी कि ये कहावत है बहुत ही फेमस कि अगर अपनी ही कंट्री के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है तो अपनी किसी भी देश को अपने देश को बचाने के लिए, सिविल वॉर से अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए जो है एक जो गवर्नमेंट है वो रास्ता निकालती हैं। किसी भी देश में अगर देखा जाए, ये बहुत ही फेमस कहावत है कि बाहर उन्हें एक एनिमी दे दिया जाए, उन्हें एक एनिमी दे दिया जाए जिसकी वजह से उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग जग जाएगी और वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में आ जाएंगे, अपनी गवर्नमेंट की। तो ऐसा ही एक एनिमी की जो थी, उन्हें एक परमानेंट एनिमी की बाहर सोवियत यूनियन की ज़रूरत थी, सोवियत यूनियन को अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। वैन द 27th कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी लेड बाय द गोर्बाचेव चेंज द पॉलिसी फ्रॉम को एग्जिस्टेंस टू इंटरडिपेंडेंस, द मोरल बेसिस फॉर कोल्ड वॉर हैड एंडेड। और जब जो 27th कांग्रेस हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की, जो कि गोर्बाचेव के द्वारा लेड की गई थी, उसमें जब पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया गया को एग्जिस्टेंस से इंटरडिपेंडेंस पे सीधा, तो जो कोल्ड वॉर था वो उसी समय खत्म हो चुका था। डोमेस्टिक रिप्रेशन जो था उसको भी देखा गया, इट हैड बीन एंडेड बाय गोर्बाचेव, वो भी जो है गोर्बाचेव के द्वारा खत्म कर दिया गया था। सो एज कैनन हैड प्रिडिक्टेड, द सोवियत पीपल हु हैड बीन रियर्ड ऑन डिसिप्लिन एंड टोटल ओबीडियंस टर्न्ड ओवरनाइट इन द फ्री एंड डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट फ्रॉम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टू वन ऑफ द वीकेस्ट एंड मोस्ट पिटिएबल ऑफ नेशनल सोसाइटीज। एज फार एज अमेरिका जो कि कंसर्न था, कैनन की पॉलिसीज ऑफ कंटेनमेंट की पॉलिसीज जो कंसर्न था, हैड पेड रिच डिविडेंड्स, उसने काफ़ी रिच डिविडेंड्स पे की थी। दो फॉर ओवर 40 ईयर्स टेंशन, 40 साल के टेंशन जो चला आ रहा था, एंड स्ट्राइफ हैड डोमिनेटेड इंटरनेशनल रिलेशंस, और स्ट्राइफ जो थी वो इंटरनेशनल रिलेशंस में लगातार डोमिनेट कर रही थी। अगर अमेरिका इट हैड नॉट ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस, अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं करता रेजिस्टेंस को, द कम्युनिस्ट पार्टीज इन यूरोप एंड एल्सवेयर वुड हैव इजीली प्रिवेल्ड। अगर अमेरिका कंटेन नहीं करता तो हो सकता था कि कम्युनिस्ट पार्टीज यूरोप में और अदर कंट्रीज जो थी, जितने भी जगहों पे कम्युनिस्ट पार्टीज थी, वो शायद अपना जो है एक छत्र राज जो है वो पैदा कर देती। द वे द कोल्ड वॉर एंडेड, जिस तरीके से जो है वो कोल्ड वॉर एंड हुआ, जो अमेरिकन थे उन्होंने इस चीज़ का क्रेडिट ले लिया, जिसको वो विक्ट्री के नाम से कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ेंगे, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर देखेंगे, और फॉल ऑफ बर्लिन और रीइंफिकेशन ऑफ बर्लिन के बारे में भी, जर्मनी के बारे में जानेंगे, और सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ उसके बारे में भी कुछ अहम पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय।